सर फहद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो ये स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आपको? जी सर। ठीक है। तो पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने कल की क्लास देखी थी ना। फिर हम जो आज का टॉपिक है उसको हम फिर देख लेते हैं। ओके। तो किसी को क्वेश्चन है कल वाले लेक्चर तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम देख लेते हैं कि हमने ना कल क्या कवर किया था। कल हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी एश्योरेंस के जो मैट्रिक्स होते हैं ना, कौन कौन से मैट्रिक्स हैं और किस डायमेंशन के होते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि हमारे पास जैसे रिपोर्टिंग के टूल्स हैं। जैसे अगर हमने पूरी एक रिपोर्ट बना दी उसको किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, डैशबोर्ड कैसे यूज कर सकते हैं और कौन कौन से टूल्स होते हैं हमारे पास। हमने इसके अंदर फिर हमने मेन तीन देखे थे कि जो मैट्रिक्स होते हैं ना, हम तीन एस्पेक्ट कवर कर रहे होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास एक होते हैं कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स हो जाते हैं, जो प्रोसेस मैट्रिक्स होते हैं और प्रोजेक्ट मैट्रिक्स होते हैं। मतलब ये तीनों ना अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे प्रोडक्ट वालों को ना प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसमें डिफेक्ट कितने हैं, बग्स वगैरह कितने हैं, उसको देख रहा होता है। जो प्रोसेस मैट्रिक्स है ना, वो देख रहे होते हैं कि जो प्रोसेस के हवाले से जैसे मतलब कितना जल्दी बग आता है उसको कितना जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के मतलब जो मैट्रिक्स होते हैं। ये जो प्रोजेक्ट मैट्रिक था वो ये होता है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट की क्वालिटी के बारे में, जैसे मतलब कितना उसको टाइम लगा, कितना हमारी इन्वेस्टमेंट थी और कितना हमें रिटर्न आया। तो ये चीजें हम कुछ देख रहे होते हैं इसके अंदर। इसके लिए हमने इसके कुछ टूल्स देखे थे और इसके अलावा हमने प्रैक्टिकल किया था, टेस्ट ट्रेल देखा था कि हम उसमें किस तरह कर सकते हैं। तो जो हमारे फिर आज का टॉपिक है हम उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना वो है कि कंटिन्यूअस टेस्टिंग और एजाइल क्यूए प्रैक्टिसेस। यानी कि हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं हमारे पास। तो जो पहले हम इसको देख लेते हैं जो कंटिन्यूअस टेस्टिंग, पहले एक फैक्ट हम चेक कर लेते हैं। चीन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो कहता है कि अगर आप किसी भी बग को ना प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद करते हैं तो उसकी कॉस्ट होने टाइम बढ़ जाती है उसकी इनिशियल स्टेज की निस्बत से। तो मतलब इतना जरूरी होता है कि अगर आप सही टाइम पे चीज़ों को कवर नहीं करते ना तो उसका इतना आपको नुकसान होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम स्टार्ट से ही चीज़ों को सॉल्व करें और उनको लेके चलें। तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं ना, फिर हम देख लेते हैं कंटिन्यूस टेस्टिंग होती क्या है। कंटिन्यूस टेस्टिंग ये होता है कि हमारे स्टेप के ऊपर जो हमारा प्रोसेस है ना इसके अंदर हम उसको टेस्ट कर देते हैं। यानी कि प्रॉपरली चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब डेवलपमेंट भी हो रही होती है और टेस्टिंग भी साथ साथ चल रही होती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूस टेस्टिंग। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें ना तो ये कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ रनिंग ऑटोमेटेड टेस्ट कंटिन्यूसली थ्रू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि उस पूरे लाइफ साइकिल के दरमियान ही हम मुख्तलिफ टेस्ट को ऑटोमेट के जरिए ना परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हम इसको कंटिन्यूस टेस्टिंग कहते हैं। इसलिए हमारे पास ना कुछ कंसेप्ट आते हैं जिसको हम यूज करते हैं इसके अंदर। जैसे हमारे पास आता है कि CI क्या होता है, CID हो गया। इसके अलावा डेवऑप्स हो जाते हैं। ये मतलब कुछ चीजें जो हमें अलाउ कर होते हैं कि हम अपने इस कंटिन्यूस टेस्टिंग को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक है। तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं ना वो एक ही फिगर है जिसमें हम देख रहे हैं कंटिन्यूस टेस्टिंग में किस तरह से हो रही है। जैसे हमने देखा कि हमने फीचर है उसको हमने मतलब बिल्ड किया, उनके ऊपर फिर टेस्टिंग हो रही है, यूनिट टेस्ट भी हो रही है, कोड एनालाइज भी हो रहे हैं। फिर वो चेक करते हैं कि डेवलपमेंट में जाना है या उसको क्वालिटी एश्योरेंस में जाना है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं सारे प्रोसेस। इसलिए हम इसको मतलब कहते हैं कंटिन्यूस टेस्टिंग। ये जो हमारे पास नेक्स्ट रहता है कि हम मतलब इस तरफ आए क्यों थे। तो उसमें ना काफी सारे रीजन थे। पहली बात तो ये है कि ताकि हम जो बग्स वगैरह हैं उनको अर्ली कैच कर सकें। दूसरा ये होता है कि डेवऑप्स और एजाइल की मेथोडोलॉजी को ना उससे भी रिलेट कर सकता है। इसके अलावा ये होता है कि हमें ना कंटिन्यूस फीडबैक चाहिए होती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हमारा क्या फीडबैक है, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो इस वजह से भी हम इसको कंटिन्यूस टेस्ट लेने के लिए भी इसको मतलब चेक कर लेते हैं कंटिन्यूस टेस्टिंग को। तो एक फिगर नीचे दी हुई है एजाइल की, किस तरह में प्रॉपर आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल को फॉलो कर रहे थे प्रोसेस को। तो इसके अंदर ना हमारे पास कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिन्हें की एस्पेक्ट्स कहते हैं। उसमें ना हमारे पास एक होता है ऑटोमेटेड टेस्टिंग है,
अर्ली फीडबैक है इंटीग्रेशन विद CI/CD, रिड्यूस रिस्क, इंक्रीज एफिशिएंसी और इम्प्रूव क्वालिटी। इनके ये कुछ फैक्टर हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम जो कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग है ना उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। जैसे अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग है, अब क्योंकि आप हर चीज़ मैनुअली कर नहीं सकते तो इसलिए आप ये करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हैं। फिर दूसरा होता है अर्ली फीडबैक, यानी कि आप साथ साथ जैसे जो मतलब आपने टेस्ट रन किए हैं उसकी फीडबैक, यानी कि उसका क्या रिस्पॉन्स था, क्या उसका इफेक्ट था, वो आप दे रहे थे ताकि उसको फिर उसी टाइम पे ठीक कर सकें। इसके अलावा होता है इंटीग्रेशन विद CI/CD, इनकी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट। ये जो दो कंसेप्ट हम इसको आगे भी देखेंगे, ये भी इसी के अंदर ही मतलब इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। इसके अलावा होते हैं रिड्यूस रिस्क, क्योंकि हम चीज़ों को पहले ही टैकल कर रहे होते हैं तो इस वजह से उनका रिस्क भी कम हो जाता है। फिर इंक्रीज एफिशिएंसी, इससे होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाते हैं। और जो लास्ट में वो क्वालिटी वाला है, क्योंकि साफ ज़ाहिर अगर ये चीज़ें करेंगे तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी कर रहे हैं, कोड की क्वालिटी भी चेक कर रहे हैं और टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें एक ही साथ साइड बाय साइड चल रही होती हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ना मतलब बिल्कुल सही वर्क कर रही होती हैं। तो यहाँ तक हमारे पास था कि कंटिन्यूस होती क्या है, क्यों मतलब परफॉर्म करते हैं, उसके की एक्सपेक्ट से आते हैं। तो हमारे पास ये कुछ की एक्सपेक्ट थे जिनको हम देखे हैं। तो अगर यहाँ तक इसको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो यहाँ तक सर, क्लियर आप है? आगे कंटिन्यू कर दें जी। जी ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमने जिस तरह देखा था कि जो की एक्सपेक्ट थे, तो उसमें एक ये था कि टेस्ट ऑटोमेशन का, यानी कि आप टेस्ट को ऑटोमेट कर देते हैं। बताइए कि आप मैनुअल के चीज़ों को ना ऑटोमेट कर देते हैं। अब इसके अंदर ये हमारे मुख्तलिफ टेक्निक है, जैसे मैनुअल टेस्ट करना, ऑटोमेशन हो गया, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हो गया। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लोरेटरी को। इसको मैनुअल को पता है कि आप जो भी मतलब टेस्ट कर रहे होते हैं वो मैनुअल चीज़ें को देख रहे होते हैं। ऑटोमेशन के लिए हम कुछ टूल यूज़ करते हैं, उनकी मदद से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये ना कंपैरिजन दिया हुआ है कि हम किस टाइम पे कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे पास रिपीटिव टेस्ट केस हैं जिनकी हाई प्रिसीजन है, रिग्रेशन टेस्टिंग है, मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए ना हम लोग ऑटोमेटेड टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। जबकि अगर दूसरी तरफ हम देखें ना, यूजेबिलिटी टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, एज केस है और यूजर इंटरफेस, इनके अगर इस तरह की चीज़ें ना तो मैनुअल के परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ दो चीज़ें हैं कि हम किस टाइम पे कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करनी चाहिए। तो हमने देख लिया कि अगर इस तरह का हमारे पास सिनेरियो है तो हम ऑटोमेटेड यूज़ कर लेंगे, और अगर इस तरह का है तो हम वहाँ पे मैनुअल यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास ये था कि ऑटोमेशन के हवाले से ना। फिर हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सप्लोरेटरी मेथड्स। तो जो नेक्स्ट है ना वो एक्सप्लोरेटरी मेथड। इनके जिस तरह नाम से भी जाहिर है कि एक्सप्लोर करना, इनके इसमें आपके पास कोई प्री डिफाइंड चीज़ें नहीं होती, बल्कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, अपने इंट्यूशन की बेस के ऊपर, ओवरऑल जो आपकी सिनेरियो ना उसकी बेस मुताबिक कर रहे होते हैं। इनके इसमें जो टेस्टर होते हैं उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है, इसलिए से वो चीज़ों को देख रहा होता है। एक ये भी टेक्निक होती है टेस्ट करने की, आपको पता होता है कि यार इस तरह का प्रोजेक्ट होता है, इसमें इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, तो फिर आपको उस तरह की चीज़ें टैकल करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि कंटिन्यूअस डिलीवरी। अब हमने देखा कि कंटिन्यूअस डिलीवरी के आप जैसे चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं उसको उसी टाइम पर डिलीवर भी करते जा रहे हैं। जैसे एक नीचे फिगर है ना, कि आपने मतलब पहले कोड किया है, फिर उसको टेस्ट किया, उसको इंटीग्रेट किया, बिल्ड करके डिप्लॉय कर दिया। इनकी जो जो चीज़ें हो रही हैं आप साथ साथ में परफॉर्म कर रही हैं। तो इसलिए हमारे पास कहते हैं कि जो कंटिन्यूअस डिलीवरी होती है ना, यहाँ पे कोड मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिकली सेटअप फॉर रिलीज टू प्रोडक्शन डेवलपमेंट। इनके आप जो कुछ भी करते हैं ना ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन के अंदर चले जाते हैं, इसलिए हम वो कहते हैं कि प्रोडक्ट रेडी फॉर डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस डिलीवरी का कंसेप्ट होता है। फिर आते हैं कि इस तरह इंटीग्रेशन का, इनके जिस तरह अगर आपने कोई चीज़ वो कर दी है तो उसको चेक करना क्या है वो बाकी उसके साथ सही परफॉर्म कर रही है नहीं परफॉर्म कर रही। ये ऐसा तो नहीं अगर हम उसको उसके साथ मिलाएंगे तो इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता है कि इसमें जो होता है कि डेवलपर्स फ्रीक्वेंटली मर्ज देयर कोड इनटू शेयर रिपोजिटरी। इनकी वो कंटिन्यूसली उसको शेयर कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास ना ऑटोमेटिकली चीज़ें पीछे परफॉर्म हो रही होती हैं।
तो ये हमारे पास कुछ था कि इंटीग्रेशन का और मतलब डिलीवरी का। तो ये एक हमारे पास फिगर है, इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह चीज हमारे पास एक्सप्लेन कर रही है। जैसे डेवलपर ने कोई कोड राइट किया ना, तो हो जाएगा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल के अंदर। वहाँ पे वो चेक करेगा, ऑटोमेट टेस्ट होंगे कि भाई परफॉर्म ठीक है नहीं है। अगर तो ठीक है तो ओके परफॉर्म होगा, और आगे वो चला जाएगा नेक्स्ट स्टेज के अंदर। वरना वो दोबारा उसके पास चला जाएगा, डेवलपर के पास, कि ये ठीक नहीं है, आप इसको ठीक करें। तो इस तरह हमारे पास ना ये वर्क फ्लो हो रहा होता है। तो यहाँ तक क्लियर? जी सर। क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं हम बीच में। नहीं सर, क्लियर है। क्योंकि ना मैंने इसके रिलेटेड पहले भी थोड़ा स्टडी किया था, इसलिए। जी, चलिए फिर हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता है। अब इसमें यही है कि जिस तरह हमने कहा था ना कि डेवलपमेंट के बाद प्रॉपरली इंटीग्रेट भी करते हैं, ताकि हम ये चेक करें वो बाकी चीज़ों के साथ भी काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये फिगर भी उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया हमारे पास में। फिर आता है कि शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग, यानी कि एक वेट टेस्टिंग का कंसेप्ट होता है कि इसमें आप ना बजाय ये कि वेट करें पहले पूरा प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद हम टेस्ट करें, आप ये करते हैं शुरू से ही, मतलब साथ साथ में टेस्ट करने लग जाते हैं। यानी कि आप रिवर्स में चल रहे होते हैं। जैसे ये फिगर देखना, मतलब नॉर्मली इस तरह से होता है कि आप चीजें परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें क्या बैक की तरफ जा रहे थे, यानी कि लेफ्ट की तरफ जा रहे थे। ठीक, आप कोशिश करते हैं कि जितना पीछे से हो सकता है उतने पीछे से करें, ताकि आपके पास ज्यादा बेहतर हो सके। इससे फायदा ये होता है कि टेस्ट कवरेज ज्यादा बेहतर होती है, कंटिन्यूस फीडबैक होती है, फास्टर टाइम टू मार्केट भी हो जाता है। तो ये हमारे पास ना मतलब इस तरह काम कर रही होती है, एक कंसेप्ट होता है हमारे पास। फिर रहता है कि क्यू ए एन की, अगर हमने देखा था कि क्वालिटी एश्योरेंस ना एजाइल टीम्स के अंदर, तो वहां पे ना प्रॉपरली परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे अगर हम देखें ना, अब इसमें वो कहते हैं कि जो पहले थे ना, वो था कि टेस्ट आफ्टर डेवलपमेंट, यानी कि आप पहले लिखते थे, पूरा बनाते थे, उसके बाद टेस्ट करते थे। इसमें ये होता है कि आप साथ साथ टेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे वन बिग टेस्ट प्लान, इनके आपके पास एक बड़ा प्लान होता है, इसको आप फॉलो करते हैं। तो केस में अगर स्प्रिंट वाइज कह लें, इनके सेक्शन वाइज को तकसीम करके ना उसको पिक कर रहे होते हैं। इसमें कोलेब्रेशन आपकी बिल्कुल कम होती है, और यहाँ पे आप डेली मीटिंग्स कह लें, स्प्रिंट कह लें, इस तरह से आप ना इसको लेके चल रहे होते हैं। तो फिर हम देख लेते हैं कि इसमें ना मुश्किल क्या है, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंट करने के अंदर ना काफी सारी चीजें होती हैं, इसमें मुश्किल होता है। इससे पहली बात आती है कि फ्रीक्वेंट टीम मीटिंग्स, यानी कि आपको बार बार टीम के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, उनसे से डिस्कस करनी पड़ती हैं चीजें। तो इसलिए कि ये इसके अंदर मतलब हर्डल हो सकती है। दूसरा होता है डेडिकेटेड प्लानिंग, यानी कि आपको प्रॉपर एक प्लान चाहिए होता है जिसकी बेस पे आप लेके चल रहे होते हैं, कि किसको मतलब कौन सा प्रोसेस पहले करना है, किस तरह करना है। तो एक प्रॉपर प्लान होता है। इसके अलावा तो टाइम एंड रिसोर्स, यानी कि आप एक चीज प्रॉपरली डेडिकेट करते हैं टाइम को, मतलब इतना टाइम लगेगा इस चीज के ऊपर। तो ये भी हर्डल होती है। विद कंटिन्यूस लूप फीडबैक, यानी कि आपको मुसलसल कोई ना कोई फीडबैक चाहिए होती है। अगर आपने ये टेस्ट परफॉर्म किया तो उसका क्या रिजल्ट आया है, तो किस तरह इंटीग्रेट करना है। तो इसलिए ये चीज़ें हमारे पास मुश्किल बना देती हैं। फिर हम इसको एक और देखते हैं कि हमारे पास में क्या फ़र्क है कंटिन्यूस टेस्टिंग में और ऑटोमेशन में। तो अगर हम इसको बताना चाहते हैं कि टेस्टिंग में और ऑटोमेशन में क्या फ़र्क होगा, मतलब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है। हेलो सर। चलिए इसके फिर वो कर देते हैं। जैसे हम्म, टेस्टिंग है ना, इसके जी नाम से जाहिर है सर कि आप बार बार ना उसको। यस सर मैम। सर नवीद शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, हाँ नवीद। सर, कंटिन्यूस टेस्टिंग में ये होता है कि आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, और ऑटोमेशंस में ऑटोमेट हो रही होती है टेस्टिंग, और वो फास्टली होती है ऑटोमेटेड। कंटिन्यूस में मेरे ख्याल से वन मेंबर मैनुअली टेस्टिंग कर रहा होता है, जिसमें बहुत सारा टाइम लग रहा होता है। सर इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंटिन्यूस टेस्टिंग के अंदर ये है कि आप हर स्टेप के साथ ना टेस्टिंग करते हैं, यानी कि आप जो भी
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर फेज चल रहा होता है ना, उसके साथ साथ टेस्टिंग कर रही होती है। अब ऑटोमेशन का ये है कि आप टेस्ट को ऑटोमेट करते हैं। इनके यूं कह सकते हैं ये एक बड़ा आपके पास है और ये एक ऑटोमेशन का छोटा सा एक पार्ट है आपके पास। तो ये मतलब डिफरेंस होता है कंटिन्यूअस टेस्टिंग में और ऑटोमेशन में। तो अब क्लियर है सर? ठीक है सर। जी, तो मतलब छोटा सा एक डिफरेंस था। तो हम देख लेते हैं कि जो वो कहते हैं कि जो ऑटोमेटेड टेस्ट होते हैं ना, अच्छा सर, इट अलाउज यू टू। कंटिन्यूस टेस्टिंग ये होता है कि मॉड्यूल टू मॉड्यूल टेस्ट कर रहा होता है? सर मॉड्यूल टू मॉड्यूल नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि हर स्टेप के साथ, यानी कि जो जैसे डेवलपमेंट किया आपने, रिक्वायरमेंट ली है उनको टेस्ट कर लिया, कोई कोड बनाया उसको टेस्ट कर लिया, यानी कि आप हर स्टेप पे टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे थे साथ साथ ही। बजाय ठीक। ये कि आप पूरा वेट करें चीज़ों का कि पूरा बन जाए फिर मैं करूँगा, तो आप साथ साथ ही कर रहे होते हैं। ओके सर। ठीक होगा। जैसे इसकी डेफिनेशन है वो कह रहा है कि भाई अप्रोच टू क्वालिटी एश्योरेंस दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग फीडबैक टेस्ट थ्रू द डेवलपमेंट प्रोसेस। इनके पूरे पूरे प्रोसेस के दौरान उसकी फीडबैक भी ले रहे होते हैं, उसी फीडबैक को इम्प्लीमेंट करते हुए ना इम्प्रूव कर रहे होते हैं साथ साथ। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूस टेस्टिंग का। तो फिर ये हमारे पास आता है कि कंटिन्यूस टेस्टिंग वर्क विद डेवऑप्स। इनके जो हम देखते हैं ना कि डेवऑप्स का कंसेप्ट आता है, उसमें होता है कि डेवलपमेंट भी है और ऑपरेशन भी है। तो वो भी इसमें इस तरह से सीन होता है कि दोनों से ना साथ साथ चल रही होती है, इनकी आप टेस्टिंग भी करते हैं, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी हो रही होती है, इंटीग्रेशन भी हो रही होती है। तो ये चीजें मतलब इस तरह हमारे पास ना लिंक कर रही होती हैं। फिर हम देख लेते हैं कि मेथोडोलॉजी कौन कौन सी है। जैसे टेस्टिंग की ना आप कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप यूनिट टेस्टिंग कर लें, फंक्शनल टेस्टिंग कर लें, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लें। तो डिपेंड करता है आप किस स्टेज के ऊपर है, तो उस हिसाब से ना कवर कर लेते हैं। जैसे वो कहते हैं कि इसके अंदर होता है कि ये इंश्योर करते हैं उसकी रिलायबिलिटी है, सिक्योरिटी है, यूजेबिलिटी, मतलब जो तीन फैक्टर्स थे ना वो क्वालिटी को बेहतर करते हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास मेथोडोलॉजी थी। जब फिर नेक्स्ट आता है कि फ्रेमवर्क और टूल वगैरह, हमारे पास ना मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कंटिन्यूस टेस्टिंग के लिए। उसमें ना ये चार टूल्स हैं जो मतलब नॉर्मली यूज होते हैं। एक है सेलेनियम, जो हमने देखा था। फिर है जेंकिन, ये भी इसी तरह काम करता है कि आपको ना क्वालिटी के अंदर हेल्प कर रही होती है। फिर एक कैपकिन है, ये ओपन सोर्स टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है मोबाइल ऐप्स के लिए। फिर हमारे पास होता है एग प्लांट, अगर आपके पास कोई इमेज बेस है ना, आपने उसको चेक करना है तो आपके पास तब ये बेस्ट होगा। तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हो जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ होते हैं चीजें ना, वो हम देखेंगे जब हम डेमो करेंगे इसका प्रैक्टिकल। तो वो कहते हैं कि डेवलप कंटिन्यूअस स्टेजिंग टेस्टिंग फ्रेमवर्क, कि आप किस तरह इंश्योर कर सकते हैं। इसका ये कि आप स्टेज बाय मतलब हर स्टेप के साथ ही करते रहें। अगर आप डिजाइन के ऊपर है, डेवलपमेंट है, रिलीज है, ये लाइव स्टेज है ना, तो उन पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हर स्टेज के साथ टेस्टिंग को परफॉर्म कर दें, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके टेस्टिंग के कुछ टूल्स भी होते हैं ना, जिस तरह आपने ऊपर डिस्कस किया है। तो उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था CI/CD पाइपलाइन और जेनकिंस, और जो था हमारे पास गिटहब एक्शंस वगैरह, ये टूल्स जो है ना यूज हो जाते हैं इसके अंदर। तो वो काफी इजी हो जाता है फिर कंटिन्यूस टेस्टिंग इसके साथ करना। बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। टूल आपको हेल्प कर देते हैं इन चीज़ों में ना। बिल्कुल। जी। अच्छा, तो ठीक है। तो हम ना यहाँ देख रहे थे टेस्ट टाइप्स की। अब टेस्ट की ना डिफरेंट टाइप हो सकती हैं। अब इसको जरा फिगर को ना देख लेते हैं, चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी आपको। जैसे ये देखे ना, मेन आपके पास है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। उसके अंदर एक्सप्लोरेटरी है, उसके अंदर फिर फंक्शनल है, इंटीग्रेशन है, और आखिर में यूनिट टेस्टिंग है। इनके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ये होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है। वो कहते हैं बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे कर रहे होते हैं कि चीज़ को मतलब देख रहे होते हैं। फिर इंटीग्रेशन है, इनके आप एक से ज्यादा जो मॉड्यूल होते हैं ना, उनको देखते हैं आपस में मर्ज करके कि वो किस तरह कर रहे हैं। फिर जो फंक्शनल एंड टू एंड है, ये आपके पास पूरा एक्सपीरियंस को शो कर रहा होता है। और जो एक्सप्लोरेटरी होता है, स्लाइड विजिबल है मेरी आपको? नो सर। पहले विजिबल थी? पहले विजिबल थी, अभी अभी मतलब ठीक। विजिबल। जब मैं एक सेकंड मुझे बस दें। चलिए ठीक है। अच्छा, विजिबल है। यस सर, विजिबल। ठीक है। तो हम ना ये कुछ देख रहे थे कि हमारे पास कुछ लेवल हो सकते हैं ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप्स के।
तो हमने कहा कि यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन है, फंक्शनल है, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग है, इनकी ये आप परफॉर्म कर रहे होते हैं जब चीजें। तो फिर हमारे पास था कि एजाइल प्रोसेस के अंदर, कि एजाइल किस तरह हमारे पास में काम कर रही थी। तो एक आर्टिकल था, मैं आपको ब्लॉग दिखा देता हूँ। इसमें ना वो फिगर बाय फिगर बता रहे कि किस तरह हमारे पास में एजाइल के अंदर सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। सर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करें। सिर्फ वो हो नहीं रहा, मतलब अच्छा, तो फिर लिंक नहीं हुआ होगा, कॉपी करके। जी शायद इस वजह से वो फिर उसने कुछ प्रैक्टिसेस लिखी हैं, हम उसको देख लेते हैं। जैसे ना वो कह रहे हैं कि कुछ प्रिंसिपल हैं जॉयल के ना, जो हम यूज करते हैं जॉयल क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। इसमें कहते हैं टेस्ट अर्ली एनफ, और कि आप बार बार टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जितना जल्दी करेंगे जितना बार बार करेंगे। फिर कहते हैं ऑटोमेट व्हाट यू कैन, और डू नॉट ऑटोमेट एवरीथिंग। इनके जिनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं उनको करें, ये सुनो कि आप हर चीज को ऑटोमेट करते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि मुख्तलिफ यूज केस में मुख्तलिफ टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेशन की। कभी कहीं पे मैनुअली में परफॉर्म करनी चाहिए, कहीं पे ऑटोमेटिक परफॉर्म कर सकते हैं। ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो हेल्प करते हैं। फिर कहते हैं कंटिन्यूस फीडबैक, ओपन कम्युनिकेशन, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है ना, सबसे बेहतर होना चाहिए, जो भी वो डिस्कस करते रहें ताकि आपको प्रॉपर फीडबैक मिलती रहे। कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, हमारे पास फोकस एंड यूजर से रिस्पॉन्ड टू चेंज, सेल्फ ऑर्गेनाइज के कुछ हमारे पास ना प्रिंसिपल थे जो उन्होंने सजेस्ट किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ की स्टेप्स होते हैं जॉइल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस के अंदर ना, जैसे आपके पास प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कि मुसलसल इंप्रूव करते रहते हैं। जैसे आपको पता होता है कौन सी स्टेज सही गई है, कौन सी नहीं गई है, किस तरह हमारे गोल थे। और इसके अलावा कंटिन्यूस कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन है। फिर हमने ये भी देखा कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है। और जब फिर वो कह रहे हैं कि मेजरिंग जॉयल की सक्सेस, इनके जो हमने कल मैट्रिक्स देखे थे ना, इसी तरह से इनके कितने अपने एफर्ट लगाए, कितना टाइम स्पेंड किया, और कितने टेस्ट कवर किए, कोई डिफेक्ट तो नहीं थे। तो एक ओवरऑल चीजों को मतलब बता रहा होता है। तो इसके अलावा ना हमारे पास ये है कि तो हमने ना यहाँ पे ये कुछ चीजें कवर की हैं। जैसे हमने कहा ना कि CI/CD, इनके कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो गई। शिफ्ट लेफ्ट टेस्टिंग हमने कंसेप्ट देखा। QA इन एजाइल है और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग है, तो हमने ये चीजें देखी हैं। और इसके लिए हमारे पास कुछ एक दो प्रैक्टिकल है जो हमने इसको क्लास के अंदर ना परफॉर्म करनी है। तो आप इस ये हम इसमें सेलेनियम का यूज करेंगे कोर्स में, मतलब आप प्रैक्टिकल सर, देखते हैं इसमें? फिर हमने वो 2-3 क्लासेस में लास्ट टाइम किए है। अच्छा, वो नहीं, वो तो ठीक है। हम्म, अच्छा, वो सेलेनियम ही यूज हम्म। कर रहे थे आप? जी वो बिल्कुल, इसलिए हम यूज कर रहे थे सर। ठीक। हम्म। तो हमको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, क्लियर है सर आपके लिए। जी, नहीं जी, एक मिनट रुकते हैं। जी मैंने वो हमारे एक कुलीग हैं जो उसके अंदर काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ना, तो इन्होंने कहा है कि आप में ना थोड़ा सा हमें बता दें, डिस्कस कर दें चीज़ों को। क्योंकि वो रियल टाइम जॉब कर रही है ना, तो जैसे वो आते हैं फिर हम उनको साथ ले लेते हैं। तब तक हम अपना डेमो की तरफ चल पड़ते हैं। ओके। जो तुम्हारे पास जो पहले है ना, वो है कि इस पाइपलाइन के लिए इनके हम किस तरह कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को ना यूज कर सकते हैं। बीच में मैंने ना वो grade.py वाली एग्जांपल लिए जो हमने पहले भी किया था ना, ग्रेड कैलकुलेटर वाला। तो हम उसकी एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं इसको, कि हम
अब इसमें हम ये करेंगे कि जैसे हम कोड को पुश करें ना, वो खुद ब खुद टेस्ट केस रन हो और हमको चेक करके बता दे कि हम ठीक करें या नहीं करें। तो ये हम ना 4 स्टेप्स करेंगे। जैसे हमने पहले मतलब फाइल को बनाना, गिटहब क्रिएट करना, मतलब गिटहब एक्शन फ्लो को ऐड करना और पुश कर देना। अब इसका फायदा ये होगा कि हम जब भी मतलब जो जो टास्क परफॉर्म करेंगे, जैसे ही कोड पुश करेंगे ना, वो खुद ब खुद जो टेस्ट केसेस हैं वो ऑटोमेटिक रन हो जाएंगे पीछे बैकग्राउंड के लिए। तो ये हम इसको देते हैं। तो ये ना मतलब मैंने पहले फाइल बना ली थी कि grade.py के नाम से ना। अब इसमें वही कि अगर हमारे पास ये ग्रेड हो तो अपना उसके रिस्पेक्टिव देने हैं। लेकिन 90 से ऊपर है तो अपने ये बताना है, इससे ऊपर है तो बी है, इससे ऊपर सी है और डी होगा। तो ये हमारे पास एक फाइल थी, grade.py के नाम से थी। और फिर हमने एक फाइल क्रिएट कर दी थी, ये ना क्या कहते हैं मतलब टेस्ट केसेस के हवाले से। जैसे हमारे पास कि हमने भी 3 टेस्ट केस किए कि अगर मतलब 95 हो तो अपने ए है हमारे पास, 85 पे सी आ रहा होगा और -5 अपने इनवैलिड मार्क्स आएंगे। तो पहले तो हमने ये फाइल क्रिएट कर ली, दो ना हमारे पास। फिर हमने इसके इसके बाद ना हमने इसको गिटहब पे पुश किया था। वो मैंने गिटहब पे बना के ना इसको दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने ना यहाँ पे इसको क्रिएट करके ना इधर पुश कर दिया था। फिर हमने इसके बाद ये किया कि किसके अंदर होते हैं वर्क फ्लो क्रिएट करना गिटहब के अंदर। तो उसमें मैंने सारा कुछ बता दिया इसके फाइल के अंदर ना, कि आप जो हमारे पास फाइल है ना पाई टेस्ट की, आपने इसको रन करना है, जो भी टेस्ट केसेस है ना तो ये उनको परफॉर्म कर रहा होगा। तो हम ये करते हैं कि इसको ना ट्राई करते हैं कि आया ये वाकई में परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं इसमें पहले चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर। और देखिए ये मैं इसको पहले चेंज कर लेता हूँ। जब मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग की है, मैं इसको ऐड करता हूँ पहले ना इस पूरे पूरे। मैंने ना इसके अंदर ये किया कि कुछ चेंजिंग की थी, उसके बाद ना इसको रन किया था। तो मैं ये देखता हूँ क्या है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर हम इसको देखें तो ये देखें मतलब इस फाइल के अंदर ना कुछ चेंजिंग हुई है। और नहीं, इसको यहाँ पता चल सकता है जो एक्शन है ना, फिर वेब से क्लिक करेंगे एक्शन बता बता। सर सर ये आपने उसको उस कोड को लिंक किया है गिटहब के साथ? यस मैम मैं ये तो जैसे ना पहले मैंने 2 फाइलें क्रिएट कर दी थी। एक जैसे ये टेस्ट क्रिएट जी की हो जाएगी, इसमें टेस्ट केस है सारे। फिर एक ठीक। grade.py की, तो इसमें मतलब सारे वो मतलब कि जो फाइल मेन एक्चुअल कोड है ना, ये हो जाएगा। तो सर इसके बाद मतलब कि आपने इसको गिटहब के साथ लिंक कैसे किया है? मतलब जिस तरह आपके पास ये साइड पे फोल्डर आ रहा है ना गिटहब वर्कफ्लोज का, तो ये आपने किस तरह यस मैम। से किया है वो बताइएगा थोड़ा।
जी मैं एक मिनट इसकी कमांड आपको बता देता हूँ। अच्छा मुझे एक सेकंड में इसकी वो जरा वो कर देता हूँ। जी हम ये था कि पहले तो ये हमारे पास फाइल थी कि मेन कोड की ना। उसके बाद फिर हमारे टेस्ट केस की फाइल थी। फिर उसमें ये फाइल दी थी YAML फाइल की ना, जिसके अंदर हमारे पास एक्शन फ्लो पूरा डिफाइन था। वो ये वाली फाइल थी। ये वाली फाइल थी। तो उसके अनुसार कोई बताया हुआ था कि आपने इस पुश पे करना है, ये टेस्ट रन करने हैं, ये स्टेप्स होंगे। तो हमारे पास ये मतलब मेन फाइल थी। इसके अंदर फिर हमने कहा था कि पाई टेस्ट है, उसके जरिए वो ना इसको रन करेगा। ये इसकी के लिए है। तो मैम ये कहते हैं मैंने ना मतलब पहले इसको प्रॉपरली गिटहब पे ना पुश कर दिया था। एक्शन टैब के अंदर जाके वो पूरा बताता है कि ये इसको इस तो तरह से है। सर ये उसमें कोड में हम मतलब लिखेंगे जिस तरह हम वो इंस्टॉलेशन करते हैं लाइब्रेरीज की, इसका भी कुछ ऐसे ही ये लिखना पड़ेगा उसके अंदर या नहीं? बस उसे बताएंगे ना कि ये हम करने हैं, तो वो कर देगा उसके अंदर ही। नहीं मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि मतलब जिस तरह हम कोड में लिखते हैं ना, जिस तरह वो हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं पाइथन की, पांडास जी या मैम। स्काइप जो भी है, तो हम उसका सही है। मतलब इंपोर्ट और समथिंग लिखते हैं। तो इस तरह से ये जी जो आपने बता रहे हैं ये भी एज इट इज उधर लिखना पड़ेगा या ये ये हमें? जी। जैसे वो करना पड़ेगा, मैं दोबारा से बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मतलब पहले तो हमने फाइल क्रिएट करी थी ग्रेड बाय PY के नाम से ना। तो इसने पूरी फाइल हमें क्रिएट करके दे दी थी। इसके बाद ये हमारे पास टेस्ट केस आ जाएगा कि ये टेस्ट केस हो तो आपने ये रन करना है। इसके बाद मतलब मैंने फाइल क्रिएट कर दी गिटहब रेपोज में ना। इसमें ये दो फाइलें डाल दी थी। इसके बाद मैंने फिर ये एक फोल्डर बनाया था गिटहब वर्कफ्लो के नाम से ना। इसके अंदर ओके, ये फाइल के अंदर ये वाला कोड था, ये वाला। ठीक, अब इस कोड समझ में आया, से मतलब आपने जी फोल्डर अलग से बनाया था। ठीक ठीक। यस मैम, ये वाला ना गिटहब वर्कफ्लो वाला। जी। इनको से पता चल जाएगा कि भाई ये टेस्ट फॉर्म करना चाह रहे हैं तो मुझे टेस्ट फॉर्म करना है। तो अब इसके बाद करके ना मैंने फिर सबको पुश कर दिया था। तो अब क्लियर है। जी सर, अब क्लियर है। ठीक है। तो जैसे हमने पुश किया था ना, तो ये देखिए। तो देखिए मतलब कुछ कह रहे 4 मिनट पहले अपने कुछ पुश किया था ना। तो कोई यहाँ पे शो नहीं होगा, एक्शन में जाएंगे ना हम लोग। तो हमें ये बता रहा है कि जब 5 मिनट पहले ना 17 सेकंड पहले कुछ चेंजेस हुए थे, हम इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट, इसको देखें तो ये देखें मतलब उसने सारे स्टेप परफॉर्म किए हैं। पहले वो चेक किए, फिर कोड चेक किया, पाइथन ने डिपेंडेंसी देखी और टेस्ट रन किए। फिर हम इसको क्लिक करें ना टेस्ट रन को, तो ये देखिए मतलब वो कह रहे कि 3 टेस्ट केस थे, उसने तीनों रन किए हैं और तीनों पास हो गए हैं। मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे हमने टेस्ट केस को बता दिए उसने खुद ब खुद ही कर दिए। अब हम दोबारा करते हैं कि इसको ना कुछ मजीद चेंजिंग कर लेते हैं इस कोड के अंदर ना। हम ये करते हैं कि इसको मैं कहता हूँ सी कह देता हूँ। इसके अलावा मजीद मैं ना कुछ टेस्ट केस बना लेते हैं। मतलब कि हम कोई भी अपडेट करते हैं ना यहाँ पे, तो वहां पे जी ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाता है इस तरह से? मतलब जैसे हम पुश करेंगे ना खुद ब खुद फिर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, समझ लग गई। इस अगर हम ये करते हैं ना, हम यहाँ पे 25 कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ये किया कि कुछ मजीद केस लिखे ना, इसको सेव करता हूँ और इसको मैं ना ऐड कर देता हूँ इसके अंदर ही। तब जैसे ना मतलब सारे से परफॉर्म हो गई हैं, अब इसको मैं चेक करता हूँ।
तो ये देखिए, वो बता रहे कि नाउ के अंदर ना, मतलब मैंने अभी कुछ चेंजिंग वगैरह किए हैं। अब मैं एक्शन पे जाके देखता हूँ। तो ये देखिए, अब मुझे यहाँ पर क्रॉस बता रहे कि कुछ फेल हुए, तो मैं चेक कर दूँ कि क्या हमारे पास इशू क्या है। तो ये देखिए, मतलब बाकी चीजें तो सही हुई है। यहाँ पे कोड के अंदर इशू है। एक ये बी यहाँ पे इशू है, इस टेस्ट केस के अंदर है। फिर एक इस टेस्ट केस के अंदर है। तो कहता है कि एक फेल हुए, दो पास में, ओवरऑल ये मतलब परसेंटेज थी आपकी। तो इस तरह ने कंटिन्यूअस मेरे पास जो कंसेप्ट है ना कि डेवलपमेंट का, वो चल रहा होता साथ साथ, कि इस तरह चीजें मेरे पास काम कर रही थी। तो ये क्लियर है मैम? जी सर। तो हमारे पास पहला इसका प्रैक्टिकल था कि हम ना किस तरह कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। तो मतलब गिटहब के अंदर आप इस तरह फॉर्म कर सकते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, ये जो आपने .yml वाली फाइल बनाई है, जी, ये टेस्टिंग के लिए है बस? इसमें बताने के लिए कि आपने वर्क फ्लो रन करनी है। अच्छा, इसका कोड एक्सप्लेन किस तरीके से होगा फिर, मतलब सर मैं हमें? आपको बता जी मैं बता देता हूँ कि इसमें मुझे, जैसे वो जिस तरह ये है ना कि वो पहले मेरे पास ये ना नेम ब्रांड पाई टेस्ट, इनके बताएगा कि वर्क फ्लो का नाम हो जाएगा हमारे पास। ये जो ये मेन चीज़ है ना, पुश ब्रांचेस, मतलब कि मेन ब्रांच के अंदर है, और आपने मेन के अंदर से पुल करना है। इनके जो पूरा पुल है ना, वो आपकी मेन ब्रांच ही होगी। तो हम इसको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपने यहाँ से लेना है चीज़ों को। फिर हमारे पास जॉब है वन टू टेस्ट, यानी कि आपने ना वर्चुअल क्लीन मशीन की तरह उस काम करने, वहाँ पे सारे टेस्ट केस रन करनी है। इस तरह फिर वो कह रहे हैं कि गिटहब से कोड को मतलब डाउनलोड करो और उसको आप यूज़ करो। तो इस तरह से पूरी डिटेल दी है हर लाइन की, कि ये परफॉर्म होगा तो उसका ये पर्पज है। ठीक है सर। हम्म। सामने की मैम सुनो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी, वालेकुम सलाम। बात कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, लक्ष्य पर आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र। जी, तो मैं ना अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। तो एक तो ये कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देंगी, और साथ ना मैं थोड़ा गाइड कर देंगी। हमने ना अभी तक कुछ कवर किया है, काफ़ी सारी चीज़ें ना, हमारा तीसरा वीक चल रहा है। अच्छा, तो मैनुअल टेस्टिंग आपने कवर मैनुअल टेस्टिंग आपने कवर कर ली है? मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जो जो ओके टॉपिक्स ओके किए ना। जी, तो ओके। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, अभी तो नहीं हो रही। एक मिनट, दोबारा मैं करता हूँ इसे। तो ये था कुछ, हमने मतलब फाउंडेशन वगैरह देखी थी पहले वीक के अंदर ना। फिर हमें जी जी, टेस्टिंग ठीक टाइप्स है। हो गई, ऑटोमेशन बेसिक्स वगैरह हो गई, वो देखी थी। ठीक है। और इस वीक के अंदर हम ये देख रहे थे कि कौन कौन से एडवांस के अंदर, जैसे टेस्ट केस हो ठीक गई, है। उसके टूल्स वगैरह हो गए। अभी तक मतलब हमने सिर्फ इतना कुछ देखा था 2-3 वीक्स के अंदर ना। तो ठीक हमारा है। मेन ये था कि आप ये बता सकते हैं कि रियल टाइम मार्केट में मतलब किस तरह काम होता है, और कौन कौन से जी जी। टूल यूज होते हैं, मतलब वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें अगर आप। हाँ ठीक है ठीक है, मैं करती हूँ। बेसिकली मेरा नाम इस्मा कंवल है, और मेरा 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है क्यूए में। और बाकी 7 to 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस मेरा डेवलपमेंट में था। मैंने स्टार्टिंग डेवलपमेंट से की थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा इंटरेस्ट क्यूए में है, तो इस वजह से मैंने शिफ्ट कर ली थी अपनी फील्ड। तो बेसिकली अभी मैं इनेबलिंग सिस्टम में एज एन क्यूए इंजीनियर वर्क कर रही हूँ, और उधर मैं टीम लीड हूँ क्यूए में। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैनुअली ही ज्यादातर क्यूए परफॉर्म की जाती है, डिपेंड करता है अगर प्रोजेक्ट लार्ज है या जिसकी रिक्वायरमेंट हो ऑटोमेशन की। उस पे फिर हम डिफरेंट टूल्स, अगर कोई ऐप है तो उसके लिए हम एपीएम वगैरह यूज कर लेते हैं। और अगर वेबसाइट वगैरह तो उसके लिए सेलेनियम भी होता है, लेकिन आजकल जो है वो साइप्रस यूज करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक कैटलॉग भी वो है टूल, जिसमें हम ऐप टेस्ट भी कर सकते हैं ऑटोमेट करके, और वेबसाइट को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मतलब
अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है किसी भी रियल इन्वायरमेंट या इंडस्ट्री से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको गाइड कर देती हूँ फर्दर। बाद या मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूँ सब, ऐप टेस्टिंग, वेबसाइट टेस्टिंग, या क्या कहते हैं आप? जी मैम, आप खुद से थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हर चीज़ का, मतलब जी जी। ओवरव्यू ये है कि हमें भी फिर आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्या चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है। बेसिकली अगर हम ऐप टेस्टिंग की बात करें तो किसी भी, बेसिकली टेस्टिंग है क्या, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है हमारे पास, सही है। सबके लिए ना क्वालिटी का डिफरेंट मीनिंग होता है। किसी के लिए अगर फॉर एग्जांपल आप मोबाइल एक परचेज कर रही हैं, ठीक है, तो आपके लिए मे बी क्वालिटी मोबाइल में ये हो कि उसकी स्टोरेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, किसी और यूजर के लिए हो कि उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, किसी के लिए कोई और ग्राफिक वगैरह है कुछ भी। तो इसलिए ये एक क्वालिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है, तो इसका मीनिंग सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्वालिटी होना एक किसी भी चीज में ये चीज जरूरी है, ये चीज मैटर करती है बेसिकली। ठीक है। तो अगर हम ऐप टेस्टिंग की बात करें तो हमारे पास जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, या कुछ भी है, कोई भी ऐप है हमारे पास, सही है। तो ऐप टेस्टिंग में बेसिकली आप एज अ यूजर क्या, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं इंस्टाग्राम की, आप यूज करती हैं इंस्टाग्राम आप लोग? मैम आइडिया है बट इस टाइम तो नहीं यूज़ करें हम। यस नहीं मैम, नहीं, यूज यूज नहीं। करते हैं। मैं जनरल पूछ रही हूँ, व्हाट्सएप चले, व्हाट्सएप तो यूज करते ही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो व्हाट्सएप में आपके लिए मतलब कि क्वालिटी आपके लिए क्या चीज ज्यादा मैटर करती है, उसकी यूआई मैटर करती है, या आप के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं जब भी मैं मैसेज किसी को भी करूँ तो मुझे फास्टली रिप्लाई, मतलब कि टाइमली डिलीवर हो जाए मेरे मैसेज और मुझे रिस्पॉन्ड भी मिल जाए, या कॉल करती हूँ तो कॉल मतलब इनिशिएट हो जाए, रिसीव हो जाए। इसी तरह जो भी फीचर्स है हमारे पास बेसिकली ऐप के, तो हर किसी के लिए ना क्वालिटी में बेसिकली ये एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर रही थी डिफरेंट है। अब मैं अगर व्हाट्सएप, एक हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में एक ऐप आई है व्हाट्सएप, ठीक है, उसको हमने टेस्ट करना है। तो सबसे पहले जो टेस्टिंग की जाती है वो स्मोक टेस्टिंग की जाती है। अब स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? स्मोक टेस्टिंग हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो भी बेसिक फीचर्स है ना किसी भी ऐप के, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपकी व्हाट्सएप की एग्जांपल ले रही हूँ, तो व्हाट्सएप में बेसिक फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है, फंक्शनैलिटी उसकी, जैसे कि मैसेज रिसीव होना चाहिए, और हम हमारा मैसेज डिलीवर होना चाहिए, हमें मैसेज रिसीव होना चाहिए, कॉल इनिशिएट होनी चाहिए, कॉल रिसीव होनी चाहिए, और उसके अलावा व्हाट्सएप में हमारा अकाउंट रजिस्टर होना मतलब अब फॉर एग्जांपल एक व्हाट्सएप है, उसमें सबसे पहला स्टेप हो गया कि यूजर रजिस्टर कर सके, सही है। और रजिस्टर में भी बेसिक फ्लो क्या होगा कि हमें वो जो वेरिफिकेशन कोड आता है वो थ्रू एसएमएस है या कॉल है या जो भी, ये सारी चीजें वो होनी चाहिए, वर्किंग में होनी चाहिए। तो जो जो चीजें बेसिक है जिनका रन होना बहुत मैंडेटरी है। कोई इशू है? नहीं मैम, वो सर पूछ रहे थे कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो हम उनसे यही कह रहे हैं अ, कि मैम ओवरऑल मैं आप फिगर शेयर कर मैं रही वैसे हैं। जी जी ठीक है, ओके। तो मैं यही आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जब भी हमारे पास कंपनी में या इंडस्ट्री में रियल लाइफ जो है, हमारे पास अगर कोई ऐप टेस्टिंग के लिए आती है तो बेसिकली सबसे पहले स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। और स्मोक टेस्टिंग क्या होती है? जो भी हमारी ऐप की बेसिक फीचर्स होते हैं उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी, व्हाट्सएप का लें तो वो रजिस्टर हो गया, कॉल हो गया, मैसेजेस हो गया, उसमें वो आजकल तो फीचर्स आए हुए हैं लास्ट सीन और वो प्राइवेसी वाले जितने भी। तो ये जो भी बेसिक फीचर्स हैं इनका रन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमने ऐप आई हमारे पास और हमने विदाउट विदाउट उसकी स्मोक टेस्टिंग की है, उसे प्रोडक्शन कर दिया। प्रोडक्शन करना क्या होता है कि मतलब हमने डिप्लॉय कर दी सर्वर के ऊपर और अब वो एंड यूजर्स के पास आ गई है। अब एंड यूजर्स वो अब जब यूज करेंगे ऐप, और ऐप में मैसेज ही डिलीवर नहीं हो रहे, या कॉल ही हमें रिसीव नहीं हो रही, या कॉल हम किसी को कर रहे हैं वो इनिशिएट नहीं हो रही, तो ऐप, अगर एंड यूजर के पास ये सारी फंक्शनलिटीज रन ही नहीं हो रही, तो फिर हमारे जो हमने प्रोडक्ट बनाई है या हमारा जो भी प्रोजेक्ट था वो वर्किंग में ही नहीं है, तो एंड यूजर सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब क्वालिटी नहीं है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मतलब हमारे हम एज अ क्यूए और हम एज अ डेवलपर और हम एज अ टीम फेल हो गए हैं एक सक्सेसफुल या रनिंग फॉर्म में ऐप एंड यूजर को प्रोवाइड करने में। तो बेसिक पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास? स्मोक टेस्टिंग करते हैं हम ऐप की, और स्मोक टेस्टिंग में हम बेसिक फीचर्स को टेस्ट करते हैं। आप लोगों को समझ आई है ये चीज?
जी मैम, समझ आया। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ। कि मतलब कि जी जी। मतलब नाउ डेज पे मतलब हाँ। टेस्टिंग की कौन सी मेथोडोलॉजी है जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है, या आपको लगता है कि वो बेस्ट है और हमें वही यूज करनी चाहिए, या कौन सा टूल है? अच्छा, बेसिकली आप अगर देखो तो जब हम स्कूलिंग भी हमारी स्टार्ट होती है तो पहले हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग की जाती है, ठीक है। उस पे हमारी बेसिक को इम्प्रूव किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है ताकि हमारी जो बेस लेवल है, ठीक है, हमारा बिगनर लेवल है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। फर्दर फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ जाते हैं। तो क्यूए में आप अगर क्वालिटी की फील्ड में आना चाहते हो या मतलब हो, तो आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आप अपनी मैनुअल टेस्टिंग की स्किल्स को बेटर करो, ठीक है। आप ऑटोमेशन की तरफ कभी भी, ऑटोमेशन टूल्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, मतलब ऑटोमेशन की तरफ मूव ही नहीं कर सकते अगर आपकी बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है मैनुअल की। जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई ये घर वगैरह बनाते हैं कुछ, तो पहले उसकी बेस रखी जाती है। तो अगर बेस ही हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो भी हमारी बिल्डिंग होगी वो, उसकी कंस्ट्रक्शन जितनी भी अच्छी हो जाए, हमारी बिल्डिंग भी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो इसी तरह हमारी भी क्यूए में हमें चाहिए कि हमें मैनुअल टेस्टिंग की अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करें। हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐप है, वेबसाइट है या कुछ भी है, तो उसके टेस्ट केसेस हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उस टेस्ट केसेस में भी फर्दर हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट केसेस कौन से हैं, नेगेटिव टेस्ट केसेस कौन से हैं। ये चीजें जब हमें मैनुअली करना आ जाएंगी, तो ऑटोमेशन करते किसकी है, इन्हीं टेस्ट केसेस जो हम मैनुअल राइट डाउन करते हैं उसी को हम ऑटोमेट कर देते हैं, ठीक है। और उस ऑटोमेशन के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। तो जो हमारा अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अभी मतलब के टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होगी, ये सब मतलब टेक्नो वो एडवांस होती जा रही है, तो हम बिल्कुल मैनुअल को स्किप ही कर दे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मैनुअल टेस्टिंग को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद टेस्ट केसेस, पॉजिटिव टेस्ट केसेस, नेगेटिव टेस्ट केसेस, डिफरेंट सिनेरियोज देखना स्टार्ट कर दो कि कैसे हम राइट डाउन कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। जब आपको ये चीज आ जाएगी, तो आप फिर ऑटोमेशन की तरफ मूव करो। और ऑटोमेशन में फिर आपको टूल्स क्या होते हैं, टूल्स बेसिकली यूजर की ईज के लिए होते हैं, ठीक है। कि आप जो टेस्ट केस आप डेली बेसिस पे मैनुअली रन कर दी थी, ठीक है। जैसे मैं एक फ्लो चला रही हूँ कि यूजर वन को मैसेज में रोज आके एक ही ऐप की टेस्टिंग कर रही हूँ और उस ऐप में ये चेक कर रही हूँ कि यूजर वन को मैसेज यूजर टू को जा रहा है या नहीं जा रहा। रोज आके मैं ये 10-20 मिनट रोज इसी टेस्टिंग को मतलब के प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, अपना ये टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ। लेकिन मैं यही टेस्ट केस ऑटोमेट कर दूंगी, ठीक है, जो मैंने मैनुअली राइट डाउन किया था। अब वो टूल में अगर ऐप है तो एपीएम यूज कर सकती हूँ, ऐप है तो कैटालोन भी एक टूल है वो यूज कर सकती हूँ, अगर वेबसाइट है सेलेनियम यूज कर सकती हूँ, वेबसाइट है साइप्रस यूज कर सकती हूँ। तो हमारे पास टूल्स बहुत ज्यादा हैं आजकल, ठीक है, कुछ पेड हैं कुछ अनपेड है। तो ये आपकी आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा इजी टू यूज लगता है टूल, आप वो यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो उसी जो टेस्ट केस था, जो हमारा मैसेज का टेस्ट केस था, मैं उसको अब ऑटोमेट कर दूंगी। और ऑटोमेट से क्या होगा कि जो मैं डेली के 10 to 20 मिनट्स उस पे यूटिलाइज कर रही थी अपना टाइम, अब वो 5 to 6 मिनट्स में वो मेरा काम हो जाएगा और मैं फर्दर किसी और मतलब ऐप या वेबसाइट को टाइम दे सकूंगी। तो बेसिकली इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी कि मैनुअल आप अपनी स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ऑटोमेशन की तरफ मूव करो। और ऑटोमेशन में अब डिफरेंट टूल्स है जो आपको इजीली, आपको लगता है कि मैं इन पे मेरी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आप उसको यूज करो। समझ आइए आपको? जी मैम, समझ आइए। और मुझे ये भी बताइएगा कि कितने जी। परसेंट जो है कोडिंग हम इसमें यूज करते हैं? अ, आज आजकल ना कोडिंग कोई एक बहुत बड़ा वो नहीं है कि हाइप जिसकी क्रिएट हम कर दें कि बहुत मुश्किल है कुछ। आजकल हमारे पास इतने एआई टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम मुश्किल से मुश्किल कोड को भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये पता, आपकी कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वैसे प्रोग्रामिंग में? मैम कोई पाइथन आती है ज्यादा। आपको? अच्छा। ओके ओके, पाइथन भी जैसे एडवांस है पाइथन भी आजकल। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन की जो बेसिक, अब वो ये बात आ गई, फाउंडेशन आपकी पाइथन इनकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बेसिक का आपको पता होना चाहिए। कौन सी है जो हमारे पास है, मतलब किधर बनते हैं हमारे पास मॉड्यूल वाइज या फ्लो स्ट्रक्चर वाइज, सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किधर आएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको लॉजिक क्रिएट करनी आनी चाहिए। लॉजिक जब आप क्रिएट कर लोगी, तो आप उसके मतलब आप किसी भी एआई टूल से हेल्प ले सकती हो आजकल। तो बेसिकली आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है, ठीक है, वो स्ट्रोंग होनी चाहिए। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आप ले लो, जावा ले लो, पाइथन ले लो, कोई भी ले लो, पीएचपी, बस आप अपनी उसमें आजकल बेसिक स्ट्रोंग करो। जब आपकी बेसिक उसमें स्ट्रोंग हो जाएगी,
तो आप फिर किसी भी एआई के हेल्प से या किसी भी चैट जीपीटी डीप सीक की हेल्प से मतलब फर्दर कोड को इम्प्रूव कर सकती हो आप। ओके मैम, थैंक यू। और किसी और का कोई क्वेश्चन है या मैं आपको फर्दर कोई अगर आप गाइडेंस चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। ये आपने काफी अच्छे से किया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ध्यान में आ रहा था कि अगर बंदा न्यू स्टार्ट करता है तो क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, इनके क्या क्या हर्डल उसे फेस करनी पड़ सकती अच्छा, हैं? अगर जैसे मैंने पहले ये कहा कि बेसिक है तो मतलब बेसिक हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए मैनुअल में। तो हमारे पास ना, मैं फ्रेंडली अगर आपको बताऊं तो क्वालिटी की फील्ड एक थोड़ी सी बोरिंग इस लिहाज से है कि अगर आप मैनुअल टेस्टिंग डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हो ना, ठीक है, तो आप वही रोज सेम टेस्ट केसेस को टेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो उसमें आपको लगता है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही या कुछ इस तरह का, तो पहले तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये है कि आप बस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप किसी भी फील्ड में बेस्ट अपना दे सकते हो। तो जो आपने लिमिटेशन की बात की, जिस तरह की क्या क्या मतलब लिमिटेशंस हैं या कुछ इस तरह का, तो बेसिकली आप पेशेंस अपने रखो किसी भी फील्ड में। और उसके बाद आजकल बहुत से टूल्स हैं और यूट्यूब से गाइडेंस आप ले सकते हो, अगर आपके आपके पास अच्छे सीनियर्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है बात। बिल्कुल, काफी अच्छे से समझाया आपने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैम, मेरा सवाल ये था कि मैं एज अ बिगनर अगर मैं एसक्यूए जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ जी तो जी। किस किस चीज़ों में मतलब एबिलिटी होनी चाहिए या कोई कोई कौन सी स्किल्स आनी चाहिए? अच्छा, तो बेसिकली आपको जो स्किल्स आनी चाहिए, आप अगर सेल्फ लर्निंग करते हैं तो पहले तो कुछ मेन मेन जो हमारे पास वो होते हैं कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने एक अभी आपको एक्सप्लेन किया, स्मोक टेस्टिंग हो गया, सैनिट। अब किसी भी जगह इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, प्रैक्टिकल में भी वो आपका प्रैक्टिकल भी इंटरव्यू ले ले, ज्यादातर थेरेटिकल बेस आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाता है, प्रैक्टिकल काम बाद में आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो आप जो क्यूए से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके, उनकी उन पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है, और उनमें आप कैटेगराइज कर लो। जैसे अगर पहले आप देख रहे हो कि ऐप टेस्टिंग देख रहे हो, तो ऐप टेस्टिंग में आप देखो कि आप ऐप टेस्टिंग किस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। पहले अगर आपके पास कोई भी ऐप टेस्ट के लिए आती है तो सबसे पहले आप उसमें क्या टेस्ट करोगे, ठीक है। और फिर उसमें कोई इशू आ जाता है तो उसको कैसे रिपोर्ट करोगे, और अगर डेवलपर ने वो इशू फिक्स कर दिया है तो आप उसको रीटेस्ट कैसे करोगे। तो बेसिकली आप इस चीज को कैटेगराइज कर लो। आप पहले 1 वीक दो कि हम ऐप टेस्टिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, सेकंड वीक दो वेबसाइट टेस्टिंग आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, फिर उसके बाद डेस्कटॉप टेस्टिंग, ऐसे मूव करो। तो मेन चीज है आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर प्रैक्टिकल वर्क करो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? No, no, ma'am. Thank you so much, ma'am, for taking out your time and sharing your valuable experience with us. मैम, आपने बहुत अच्छा जो है ना हमारे साथ शेयर किया है। और थैंक यू सो मच सर फहद, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। और अभी हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया, तो मैम इंशाल्लाह हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे। जी सर, जी आपका जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम इसी में ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग और व्हाइट बॉक्स वाला जो है वो इसी में जी कंसेप्ट जी। आते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में डिफरेंस ये आ जाता है। ब्लैक बॉक्स ये है कि जैसे हमारे पास हमने कोई यूजर ने कोई इनपुट दी और उसके अगेंस्ट वो चेक करता है कि उसको आउटपुट या हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट हो रही है नहीं हो रहा। जैसे आप ये कर दो कि आपने यूजर वन को कॉल की, यूजर वन कॉल रिसीव हो रही है और वो आपसे मतलब के प्रॉपरली बात कर पा रहे हैं या नहीं, ये एक हम बेसिक इनपुट दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट आउटपुट देख रहे हैं। ये एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की माइनर एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। अब व्हाइट बॉक्स में हमारे पास क्या आ जाता है, हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट कर देते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे, ये थोड़ा ऑटोमेशन की तरफ, स्क्रिप्टिंग की तरफ, कोड की तरफ चला जाता है कि हम देख रहे हैं कि एज अ क्यूए हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास कोड भी प्रॉपरली राइट डाउन हुआ हुआ था, ठीक है। अब हम कोई अगर कोई स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट क्या स्क्रिप्ट जारी है, क्या मतलब के स्टेप्स ऑफ कोड
रन हो रहे हैं बेसिकली। तो ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें देख रहे होते हैं वो व्हाइट बॉक्स होता है, और जिसमें हम सिर्फ हमने कोई इनपुट दी, उसके अगेंस्ट आउटपुट आई, वो आउटपुट अब ठीक आई है या नहीं आई, ये ब्लैक बॉक्स में हम देख रहे होते हैं। आपको समझ आई है? थैंक यू सो मच मैम, हमारे ना सेशन का टाइम ओके ओके खत्म हो गया ओके है। ओके 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 ओके, ठीक है। जी, ओके ओके, थैंक यू ठीक है, सो ओके। मच थैंक मैम, यू आपने मैम। हमें टाइम दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया हमारे नहीं, साथ। कोई बात नहीं। फर्दर भी अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हुई तो आप फास्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनसे फर्दर मतलब आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी प्रोवाइड कर दूंगी। जी श्योर मैम, थैंक यू सो मच। अल्लाह ठीक हाफिज है, एवरीवन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज।